तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का पार्ट 3 धातु एवं अधातु। जैसे कि बच्चों हमने आपको धातु अधातु का जो पार्ट 1 का वीडियो था उसमें हमने आपको बताया था धातु अधातु क्या होते हैं और इनके भौतिक गुण बताए थे। फिर धातुओं के रासायनिक गुण बताए थे। उसके बाद हमने इसके रासायनिक गुण बताए थे और इसमें हमने संयुक्त श्रेणी के बारे में भी बताया था। और आज हम अब आगे बढ़ेंगे बच्चों। तो बच्चे देखिए, धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। तो बच्चों ये आपने पहले 9th में भी पढ़ा है और इसे अब आप हाई स्कूल में भी पढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखिए, जैसे कि हमारा NaCl है, क्या है हमारा NaCl है। NaCl का निर्माण क्या है, जैसे Na क्या है, Na का परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो क्या होता है 2 8 1। भारतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दे देता है, डोनेट कर देता है, जिस कारण इस पर एक प्लस चार्ज आ जाता है, जिस कारण Na पर एक प्लस चार्ज आ जाता है ना। तो देखिए, चूँकि हमें पता है तत्वों को अपने अष्टक नियम के अंतर्गत उसको अपने भारतीय कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का एक क्लास ये, दूसरी क्लास ये और तीसरी क्लास हमारी ये है। तो पहली क्लास में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इस क्लास में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरी क्लास में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरी क्लास में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन है। चूँकि ये जो Na है इसको ये 7 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना कठिन होता है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट को अष्टक नियम के अनुसार अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। तो ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन इसके लिए लेना ज़्यादा आसान नहीं होता है, चूँकि कंपेयर द 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने की अपेक्षा। इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, त्याग देता है, जिस कारण जो देता है यानी कि जो अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पर प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक। और जो लेता है उस पर क्या आता है, माइनस चार्ज आता है। तो सोडियम क्या करता है, अपने बाहरी कक्षा का 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, दान देता है, जिस कारण सोडियम पर हमारा प्लस चार्ज आ जाता है। देखो ये यहाँ पे इसने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इस कारण सोडियम पे एक प्लस चार्ज आ जाता है और उसका अब इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया, 2 8 1। तो इसने दे दिया, ये जो Na प्लस साइन दिखा रहा है इसका अर्थ है कि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया है, जिस कारण Na पर एक क्या आया, प्लस चार्ज आया, ठीक। अब देख लेते हैं क्लोरीन Cl का। देखो Cl का जो परमाणु क्रमांक होता है, Cl का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 7। ये इसकी पहली क्लास के, ये इसकी दूसरी क्लास KL और ये क्लास इसकी KLM, यानी कि M में इसके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसको अष्टक नियम का पालन करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन त्यागना क्या होता है, ज़्यादा आसान होगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेना ज़्यादा आसान होगा। तो बच्चों इसको 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा, जिस कारण ये अपना अष्टक नियम के अंतर्गत भारतीय कक्षा में अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर पाएगा। तो ये क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, जिस कारण Cl पर एक माइनस चार्ज आ जाता है, ठीक है। देखिए Cl का मैंने बताया परमाणु क्रमांक 17, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 8 7, ठीक। और ये इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, जो सोडियम ने त्यागा था वो हमारा यहाँ पे Cl ग्रहण कर लेता है और जिस कारण यहाँ पे हमारा 7 इलेक्ट्रॉन के बजाय अब क्या हो गया है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है और Cl माइनस आयन बन जाता है। माइनस आयन का मतलब है कि इस Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। अगर सपोज किसी के पास 2 माइनस चार्ज हैं तो उसका अर्थ है कि उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं, ठीक है। और इस प्रकार हमारा Cl क्या करता है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है। और जो सोडियम होता है वो Na
प्लस बनाता है तो उसको सोडियम धन आयन, और जो क्लोरीन है वो हमारा क्या बनाता है, Cl माइनस बनाता है, तो क्लोरीन ऋण आयन कहलाता है। ठीक, अब इसी प्रकार देख लीजिए, जो है हमारा Na क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, क्लोरीन के भारात्मक कक्षा में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा जो सोडियम है इसको क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिस कारण हमारा Na पर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है, और Cl पर हमारा एक माइनस चार्ज आ जाता है। और इस प्रकार की जो संयोजकता होती है वो आयनिक संयोजकता या वैद्युत संयोजकता कहलाती है। और इस प्रकार के यौगिक आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, सोडियम जो होता है एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिया, जिस कारण सोडियम पर प्लस चार्ज आ गया और Cl पर हमारा एक माइनस चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब देखिए आयनिक यौगिक जो हैं विपरीत आवेशी आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। देखिए बच्चे, आयनिक यौगिक जिन यौगिकों के मध्य में हमारे प्लस और माइनस चार्ज उत्पन्न होते हैं वो यौगिक हमारे आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ये क्या होते हैं, हमेशा विपरीत आयन वाले होते हैं। जैसे प्लस और माइनस क्या है, ये विपरीत आयन है जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। हमेशा आपको पता है प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और आपस में प्लस और माइनस क्या होते हैं, अपने बीच में एक स्थिर वैद्युत बल बना देते हैं जो काफ़ी क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और इस प्रकार के बंध को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। क्यों? क्योंकि आयनों से मिलकर बना है, इसलिए यह आयनिक यौगिक कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। तो पहला पॉइंट है भौतिक प्रकृति। इसकी भौतिक प्रकृति क्या है, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। कुछ आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, जल्दी से टूट भी जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक मीन्स जो चीज़ किसी ठोस चीज़ का गलनांक जिस पॉइंट पर कोई ठोस चीज़ गलना स्टार्ट होती है वो गलनांक कहलाता है। और क्वथनांक जब कोई लिक्विड चीज़ जिस पॉइंट पर हमारा उबलना स्टार्ट हो जाता है वो उसका क्वथनांक, उस पॉइंट को हम क्वथनांक कहते हैं। हमेशा गलनांक ठोस वस्तु का निकलता है और जो क्वथनांक होता है हमेशा लिक्विड चीज़ों का निकलता है। तो देखो, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक, क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जो हमारा Na+ और जो Cl- आयन होता है इनके मध्य में एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल बन जाता है, जो कि काफ़ी एक मजबूत बंध से एक दूसरे से बन जाते हैं। जब हम क्रिस्टल को तोड़ते हैं तो उसको बाहर से क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं? एनर्जी। और यह एनर्जी तब तक देते रहते हैं जब तक ये हमारा वैद्युत स्थिर आकर्षण बल टूट ना जाए। और जैसे ही ये टूटता है तो हमारा कोई भी ठोस या कोई भी हमारा लिक्विड वो क्या होता है, गलना या उबलना स्टार्ट कर देता है। यानी आयनिक यौगिकों में प्लस और माइनस चार्ज के कारण जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल उत्पन्न होता है उसको तोड़ने के लिए अत्यधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसलिए प्रायः आयनिक यौगिकों का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च प्रकृति का होता है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा घुलनशीलता। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। आयनिक यौगिक यानी कि जैसे NaCl, MgCl2 ये सब क्या है, हमारे आयनिक यौगिक हैं। आयनिक यौगिक बच्चों जो जल में तो घुलनशील होता है, जल में घुलने पर ये क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाते हैं, इसलिए घुल जाते हैं। वह केरोसिन यानी कि मिट्टी के तेल में भी घुल जाते हैं। पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। ठीक, जल में घुलनशील होते हैं, वो केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलय होते हैं। यानी कि जो मिट्टी का तेल होता है और जो पेट्रोल होता है उसमें ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, जिस कारण ये केरोसिन और पेट्रोल में अविलय होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है वैद्युत चालकता।
वैद्युत चालकता। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में वैद्युत के चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं जलीय विलयन बच्चों, जलीय विलयन होता है में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। यानी कि जब ये अपने आयनों में टूटे होते हैं यानी कि अपने आयनों में होते हैं, तब इसमें विद्युत का चालन, इसमें करंट फ्लो होता है। लेकिन जब ये अपने क्रिस्टल अवस्था में होता है, जैसे कि NaCl क्रिस्टल अवस्था में होगा, तब इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा। लेकिन जब Na जो है प्लस और Cl माइनस आयन यानी कि जलीय विलयन में होता है, तो इसमें विद्युत यानी कि करंट फ्लो होता है। लेकिन जब ये NaCl के क्रिस्टल ये इस टाइप का क्रिस्टल होता है ना बच्चों, ये क्रिस्टल में होता है, तब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। यानी कि ठोस अवस्था में इसमें जो है विद्युत का चालन नहीं होता है। फिर आता है धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति देख लेते हैं। यह धात्विकी खनिज। अब देखिए खनिज बच्चों बहुत अच्छा पॉइंट है, इसमें शॉर्ट नोट आ जाता है। खनिज और अयस्क से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। खनिज से आप क्या समझते हैं या अयस्क से आप क्या समझते हैं, है ना। खनिज देखिए, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी है बच्चों, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से यानी कि जो नेचुरल रूप से जो हमारे तत्व हैं और जो यौगिक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से जो हमारे तत्व हमें मिलते उपस्थित होते हैं, मिलते हैं, जो यौगिक हमें मिलते हैं, उनको हम खनिज कहते हैं। ठीक, और अयस्क क्या होते हैं, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है। अयस्क वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। अब अयस्क क्या होते हैं, अयस्क यानी कि ऊपर आपने क्या पढ़ा, खनिज, वे खनिज जिसमें में धातु जो होंगे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, जिस खनिज में धातु अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसको फिर निकालना क्या होता है, लाभकारी होता है, वो हमारा अयस्क कहलाता है। अयस्क और खनिज दोनों में शॉर्ट नोट आता है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक, अब आता है सक्रिय श्रेणी एवं संबंधित धातु क्रम। तो बच्चों इसमें देख लीजिए, अब हमने ऊपर आपको बताया था सक्रियता श्रेणी में जो ऊपर के एलिमेंट थे वो क्या थे, अत्यधिक क्रियाशील धातुएं थी। जो मध्यम के थे वो कम क्रियाशील धातुएं थी। जो नीचे थी वो सबसे कम क्रियाशील धातुएं थी, है ना। अब इनकी क्रियाशीलता के आधार पर इनका विद्युत अपघटन कैसे होता है देखते हैं। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं कौन सी होंगी, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे ऊपर थी। ठीक, और मध्यम वाली जो हमारे मध्य में स्थित थी, और जो हमारे कम क्रियाशील जो हमारे सबसे नीचे स्थित थी। ठीक, अब इनमें से धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं हमारी हो गई पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक, स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, विद्युत अपघटन। ठीक है, ये क्या होता है, सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं होती हैं, ये क्या होती है, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती हैं हमें। ठीक है, इनको कैसे प्राप्त किया जाता है, विद्युत अपघटन के विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक, अब आता है हमारा मध्यम। देखिए, जो मध्यम श्रेणी के जो एलिमेंट हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, Zn हो गया, Fe हो गया, Pb हो गया, Cu हो गया, Hg हो गया, ये हमारे मध्यम श्रेणी के एलिमेंट हैं। ठीक, और इनको कैसे प्राप्त किया जाता है, इनको के सल्फाइड, ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचन किया जाता है। अब मध्यम अभिक्रियाशील जो एलिमेंट हैं, इनका जो निष्कर्षण होता है, इनके सल्फाइड या कार्बोनेट या ऑक्साइड अयस्कों के रूप में कार्बन द्वारा इनको अपचित किया जाता है, तब इनको प्राप्त किया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है हमारा सबसे कम क्रियाशील धातुएं कौन सी हैं, Ag है और Au हैं। ये क्या होती हैं, स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। ये क्या होती है, हमें स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं। ठीक, अब इनका धातुओं का निष्कर्षण कर लेते हैं, देख लें। अब धातुओं का निष्कर्षण, अयस्क से धातु प्राप्त करना।
ठीक, अयस्क से धातु। अयस्क क्या थे? वो खनिज जिसमें हमारा धातु अत्यधिक मात्रा में उपस्थित होता है और उस खनिज से उस धातु को निकालना लाभकारी होता है, वो हमारा अयस्क कहलाता है। अब उस अयस्क से धातु को निकालना बहुत ही क्या होता है? उपयोगी होता है। इसलिए अयस्क से धातु कैसे निकाला जाता है? तो पहला चरण आता है अयस्कों का स्मृंदीकरण करना। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा धातु का निष्कर्षण। ठीक, और थर्ड आता है हमारा धातुओं का परिष्करण। तो इसमें अब हम आगे पढ़ लेते हैं। सबसे पहला चरण आता है अयस्क का स्मृदीकरण, यानी अयस्क का सांद्रण कैसे किया जाता है। तो आगे हम पढ़ लेते हैं। देखिए, अयस्क, सबसे पहले अयस्क है। अयस्क को का सांद्रण किया जाता है। अयस्क का सांद्रण भी हमारा 3 प्रकार से होता है। एक होता है उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का अलग टाइप से होगा, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का और निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का सांद्रण अलग अलग माध्यम से किया जाएगा। जो उच्च अभिक्रियाशील धातुएं थी, कौन कौन सी थी बच्चों? पोटेशियम था, सोडियम था, है ना, ये क्या थी? हमारे उच्च अभिक्रियाशील धातुएं थी। इनका क्या किया जाएगा? इनको पहले इनको जलीय या गलित विलयन में इनको आयनों में चेंज किया जाएगा और इनका वैद्युत अपघटन किया जाएगा, और जिससे ठीक वैद्युत अपघटन किया जाएगा। और जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, इनमें को पहले इनके जो सल्फाइड अयस्क में इनको के रूप में इनका सांद्रण किया जाएगा। ठीक, सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्क के रूप में इनका सांद्रण किया जाएगा। और थर्ड प्रकार के जो हैं हमारे, वो हैं हमारे सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क यानी कि जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं ये जो होती हैं स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, लेकिन इनका सांद्रण जो होता है सल्फाइड अयस्क के रूप में किया जाता है। ठीक, अब इसके ऊपर देखिए, जैसे जो मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं थे उनको सल्फाइड अयस्क के रूप में चेंज किया जाता है, जैसे मरकरी सल्फाइड, जिंक सल्फाइड। ठीक, और कार्बोनेट के रूप में जिंक कार्बोनेट के रूप में इनको पहले चेंज किया गया। ठीक है, उसके बाद इनका क्या किया जाता है? फिर उसके बाद जो हमारा सल्फाइड अयस्क और जिंक सल्फाइड अयस्क हैं, इसको वायु की उपस्थिति में भंजन किया जाता है। यानी कि भंजन और निस्तापन। बच्चों, भंजन क्या प्रोसेस होती है? जिसमें जो है सल्फाइड अयस्क को वायु की प्रचुर मात्रा में गर्म किया जाता है, उसको भंजन कहते हैं। ठीक, और जो जिंक कार्बोनेट होता है, यानी कि जहाँ कार्बोनेट को जो है सीमित वायु की कार्बोनेट को ZnCO3 को सीमित, यहाँ HGS, और कार्बोनेट को वायु की सीमित मात्रा में क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है, वो हमारा निस्तापन कहलाता है। भंजन में वायु की प्रचुर मात्रा में, और निस्तापन जिसमें वायु की सीमित मात्रा या वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, वो हमारा निस्तापन कहलाता है। ठीक, उसके बाद हमारा निस्तापन करने के बाद और भंजन करने के बाद ये हमारा जो होता है धातु ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है? धातु ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। धातु ऑक्साइड में चेंज होने के बाद, जैसे कि HgS था तो HgO में चेंज हो गया। ZnS था तो वो किस में चेंज हो गया? ZnO में चेंज हो गया। ठीक, ZnCO3 था, वो किस में चेंज हो गया? ZnO में चेंज हो गया, ऑक्साइड में चेंज हो गया। ठीक, अब उसके बाद चेंज होने के बाद धातु में इसका अपचन किया जाता है। और अपचन करने के बाद फिर इसका क्या किया जाता है? धातु का शोधन किया जाता है। ठीक, उसी प्रकार निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का किया जाता है। सल्फाइड अयस्क में इसको जो होता है चेंज किया जाता है, अयस्क में बनाया जाता है। कौन कौन सी थी हमारी? जैसे Ag था, Au था, पहले इनको AgS और AuS में चेंज किया जाएगा, सल्फाइड अयस्क में चेंज किया जाएगा। ठीक, और उसके बाद इसको जो है इसका भंजन किया जाएगा। भंजन क्या होता है? जिसमें सल्फाइड को वायु की उचित मात्रा में गर्म किया जाता है और उससे फिर क्या होती है? धातु प्राप्त होती है। धातु प्राप्त होने के बाद फिर उसका परिष्करण किया जाता है। ठीक, अब आता है धातु से अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण क्या क्या हो, देखिए। ठीक है, ये चरण थे हमारे। अब कुछ हमारे मुख्य अभिक्रियाएं निम्न प्रकार हैं। देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहले आता है गेंग। बच्चों इसमें शॉर्ट नोट भी आता है। गेंग से आप क्या समझते हैं, भंजन से आप क्या समझते हैं, अयस्क से आप क्या समझते हैं, या ये 3 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, गेंग, भंजन और अयस्क। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चों ने अच्छे से तैयार करना है। तो गेंग क्या है, पृथ्वी से अयस्क में रेत, मिट्टी आदि जैसे कई अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिन्हें गेंग कहा जाता है। ठीक, प्रकृति में जो खनिज अयस्क होते हैं उसमें हमारी जो रेत होती है, मिट्टी, ये क्या होती है, अशुद्धियों के रूप में उपस्थित होती है खनिज अयस्कों में। और इन्हीं को ही हम, जो रेत और बिजली जो मिट्टी होती है अशुद्धि के रूप में होती है, इन्हीं को ही हम गेंग कहते हैं। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, गेंग से आप क्या समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भंजन। सल्फाइड, जैसे कि बच्चों ऊपर भी बताया था अभी हमने, जब हमारे मध्यम श्रेणी के एलिमेंट थे उनको क्या किया जा रहा था, अयस्क का सांद्रण किया जा रहा था, उनको सल्फाइड अयस्क में चेंज किया जा रहा था ना। तो देखो भंजन में जो सल्फाइड अयस्क में चेंज अयस्क थे, उस सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर किस में चेंज किया जा रहा था, ऑक्साइड में बदला जाता है। इस प्रक्रिया को भंजन कहते हैं। यानी कि सल्फाइड अयस्क को वायु की प्रचुर मात्रा में अधिक गर्म करने पर ऑक्साइड में चेंज करना ही हमारा भंजन कहलाता है। जैसे हमारा Zn, जैसे हमारे यहाँ पे देखो Zn जिंक सल्फाइड को क्या किया जा रहा है, वायु की अत्यधिक मात्रा में गर्म किया जा रहा है। और यहाँ पे जो ZnS था वो हमारा ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड में चेंज हो गया, और क्या निकला, हमारा सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। ठीक, वैसे हमारा मरकरी सल्फाइड को जब हम वायु के अत्यधिक उसमें गर्म क्या कर रहे हैं, तो ये हमारा HgS हमारा HgO में चेंज हो गया, यानी कि मरकरी ऑक्साइड में चेंज हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, निकाल रहा है। ठीक, अब इसी प्रकार हमारा निस्तापन हम देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट आता है हमारा निस्तापन। अब हमने ऊपर बताया था कुछ तो हमारे कार्बोनेट सल्फर अयस्क में सांद्रित हुए और कुछ हमारे कार्बोनेट अयस्क में उनका सांद्रण किया गया। और जो हमारे कार्बोनेट अयस्क में जिनका सांद्रण किया गया उसको निस्तापन विधि द्वारा गर्म किया जाता है। जो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, मतलब जो हमारा निस्तापन है उसमें वायु सीमित होती है और भंजन में प्रचुर मात्रा में बच्चों। ठीक, निस्तापन में वायु या तो सीमित होगी या बिल्कुल नहीं होगी, और जबकि भंजन में क्या होगा, वायु की प्रचुर मात्रा। इनमें ये दोनों डिफरेंस है बच्चे। तो कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस क्रिया को निस्तापन कहते हैं। देखिए, भंजन और जो हमारा निस्तापन है दोनों सेम है, इन दोनों में अंतर भी आ जाता है। क्या है अंतर, भंजन में वायु की प्रचुर मात्रा में गर्म किया जाता है और सल्फाइड अयस्क को किसमें, ऑक्साइड में किया जाता है। और निस्तापन में कार्बोनेट अयस्क को केवल लिमिटेड यानी कि सीमित वायु में या वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, तो वह क्रिया निस्तापन कहलाती है। जैसे जिंक कार्बोनेट को किस में चेंज किया जा रहा है, ZnO में चेंज किया जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल ली है। ठीक, अब नेक्स्ट आता है हमारा अपचन। धातु ऑक्साइड से, अब हमारा ये जो हमारा देखा, अब हमारा ऊपर भी भंजन के द्वारा धातु ऑक्साइड बना। ठीक, अब इसका अपचन किया जा रहा है किसमें, हमको ZnO से जिंक चाहिए, ऊपर जैसे HgO था उससे हमको Hg चाहिए, है ना। तो अब हमको ZnO से Zn प्राप्त करने के लिए अब इसका कार्बन के साथ में अपचन किया जाएगा। तो ये प्रोसेस ये है। तो देखो, धातु ऑक्साइड से, यानी कि धातु ऑक्साइड यानी कौन, यानी कि ZnO से कार्बन जैसे अपचायक का प्रयोग कर धातु प्राप्त की जाती है। अब ZnO का अपचन कार्बन की प्रेजेंस में करते हैं, जिस कारण कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में निकल जाता है और ये Zn हमारा क्या होता है, धातु के रूप में प्राप्त हो जाती है। ठीक, अब आता है हमारा धातु का परिष्करण। तो परिष्करण में देखो, नेक्स्ट पॉइंट, धातुओं से अवद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनीय परिष्करण है। ठीक, धातुओं से जो अवद्रव होता है उसको हटाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी है बच्चों, विद्युत अपघटनीय परिष्करण। विद्युत अपघटनीय परिष्करण किसका हो रहा था, हमारा जो सबसे अधिक क्रियाशील धातुएं थी उनका विद्युत अपघटनीय परिष्करण द्वारा उनको अलग किया जाता था, है ना। तो उसको अब आगे समझ लेते हैं।
देखो वैद्युत अपघटनी प्रसंस्करण देख लेते कैसा होता है। इसमें एक क्या होता है, पात्र लेते हैं। इसमें एक पात्र होता है और जिसमें दो इलेक्ट्रोड, दो छड़ लेते हैं और उनको दो इलेक्ट्रोड छड़ लेते हैं। एक को कैथोड कह देते हैं और एक को एनोड कह देते हैं। जो माइनस, जिस इलेक्ट्रोड को माइनस चार्ज दिया उसको कैथोड कह दिया और जिस इलेक्ट्रोड को प्लस चार्ज दिया उसको क्या कह दिया, एनोड कह दिया। अब इन दोनों का संबंध क्या कर दिया, परिपथ से कर दिया या स्रोत से कर दिया। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें लिक्विड अम्लीय CuSO4 का ऊपर से विलयन डाल दिया। ठीक, विलयन डाल दिया। अब इसमें जब वैद्युत अपघटनी प्रक्रम स्टार्ट की तो देखा जो हमारा CuSO4 है ये टूट जाता है और ये जो Cu है ये प्लस प्लस आयन बनाता है। जो Cu प्लस प्लस आयन है वो कैथोड की ओर को क्या होती है, एकत्रित होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि Cu पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ये हमेशा माइनस वाले आयन की ओर को आकर्षित होगी। ठीक, और जो हमारा अवद्रव होगा वो एनोड की ओर को एकत्रित हो जाएगा, जिसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एनोड पर हमारा जो है अशुद्ध तांबा पड़ता है जो हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और कैथोड पर हमारा शुद्ध तांबा एकत्रित होता है। और विलयन क्या है लिया हमने, CuSO4 लिया। ठीक, और जो सल्फ्यूरिक अम्ल था सूक्ष्म मात्रा में यूज किया गया। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रभावित की जाती है तब एनोड से विद्युत धातु जो है विद्युत अपघटन में घुल जाता है। ठीक, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विलयन अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है और जो अविलय अशुद्धियाँ होती है एनोड तली पर निक्षेपित हो जाती है, जिसे एनोड पंख कहते हैं। बच्चों ये जो मैंने अभी डायग्राम के ऊपर बोला था ये वही पॉइंट रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब आता है हमारा संक्षारण। संक्षारण देखिए, धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाती है। आपको पता है धातुएं जो होती हैं लोहा, कॉपर, तांबा, जो आसपास की जो वायु होती है अम्ल, आर्द्रता, नमी के संपर्क में डायरेक्ट आती है तो ये क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। इनमें भूरे रंग का क्या होता है, परत जम जाती है, जिसे इसका संक्षारित होना कहा जाता है। तो इनको इस संक्षारण से बचाने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, पेंट करते हैं, है ना। आप लोगों ने देखा है धातु के जो बक्से होते हैं और जो धातुओं की लोहे की चीज़ें होती हैं अगर हम बाहर रख देते हैं तो पानी या जब बारिश के दिनों में या अत्यधिक नमी के दिनों में लोहे में, रोड में या लोहे के चेयर में, जो भी आपका लोहे के बॉक्स है उनमें एक भूरे रंग की परत जम जाती है जिसे हम जंग कहते हैं। और इसको इस जंग से बचाने के लिए लोहे में क्या किया जाता है, पेंट किया जाता है, ताकि जो हमारा लोहा का जो सतह है वो डायरेक्ट हमारे वायु के संपर्क में ना आए और ये संक्षारित होने से बच सके, है ना। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट, सिल्वर। वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। जो सिल्वर है वायु में उपस्थित सल्फर के साथ क्या करता है, क्रिया करता है और सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण जो सिल्वर के ऊपर क्या होती है, कारण वस्तु काली हो जाती है। जो सिल्वर की जो वस्तु होती है ऊपर से काली हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो वायु के सल्फर से क्रिया करके सल्फाइड बनाता है और सल्फाइड क्या करता है, उसके ऊपर एक काली रंग की परत बना देता है। ठीक, तो ये भी क्या होता है, संक्षारित होता है, संक्षारित हो गया। देखिए वायु के संपर्क में सिल्वर। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। आपने देखा होगा जो कॉपर के बर्तन होते हैं या कोई भी कॉपर का जो भी वस्तु होती है जब वायु के या आर्द्र के संपर्क में आती है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 से क्रिया करती है और हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट CO3 बनाता है हरे रंग का, और जिस कारण कॉपर भी क्या होती है, वायु अम्ल या आर्द्रता के कारण क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। वैसे लोहे पे देखिए, आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है जिसे जंग लगना कहते हैं। ये भी देखिए संक्षारित हो जाती है। तो इन वस्तुओं को संक्षारित होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, इनमें पेंट किया जाता है। तो देखिए संक्षारण से सुरक्षा, लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, जैसे पेंट करके,
तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर, यसत लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर इनको क्या किया जाता है, संक्षारित होने से बचाया जाता है। ठीक, अब हमारा शॉर्ट नोट आ जाता है यसत लेपन से आप क्या समझते हो बच्चों? संक्षारण से आप क्या समझते हो और संक्षारण से आप कैसे वस्तुओं की सुरक्षा कर सकते? ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप ये तैयार कर लीजिएगा। तो यसत लेपन देखिए, लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे यसत लेपन कहा जाता है। जो लोहा होता है, लोहा क्या होता है, Fe, और जो इस्पात के जो बर्तन या वस्तुएं होती हैं उनको जंग लगने से बचाने के लिए उसमें जैडन की क्या की जाती है, लेप किया जाता है। ठीक, और यही क्या कहलाता है, यसत लेपन कहलाता है बच्चों। ठीक, इसमें शॉर्ट नोट आता है आपका। फिर आता है आपका मिश्र धातु। मिश्र धातु देखिए, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातुओं के समांगी मिश्रण से बनते हैं। बच्चों मिश्र धातु देखते हैं ना आप लोग, कोई भी जो गोल्ड है, जो आभूषण बनाए जाते हैं वो भी मिश्र धातु से बनते हैं, उसमें भी है ना। तो जो मिश्र धातु होते हैं वो दो या दो से अधिक धातु और अधातुओं के समांगी समान मात्रा में मिलाने से बनते हैं। जैसे कि ये देखो, लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। लोहा जो होता है उसमें सूक्ष्म मात्रा में जब कार्बन मिलाया जाता है और जिस कारण जो लोहा जो होता है कठोर और प्रबल हो जाता है, यानी कि लोहा में भी क्या किया जाता है, कार्बन मिश्र धातु के रूप में मिलाया जा रहा है। दूसरा आता है इस्पात। देखो इस्पात जो होता है इसमें दो धातुएं जैसे लोहा और निकिल और क्रोमियम, तीन धातुओं का मिश्र धातु का रूप क्या होता है, इस्पात होता है। ठीक, यानी कि इस्पात जो होता है उसमें लोहा भी होता है, निकिल भी होता है और क्रोमियम भी होता है। ठीक, पीतल अपने आप में एक एलिमेंट नहीं है, इसमें कॉपर और जिंक Cu और Zn दोनों जो होता है मिश्र धातु के रूप में होता है। ठीक, कॉपर और जिंक दोनों को मिलाकर पीतल तैयार किया जाता है। ठीक है, कांसा, कॉपर और टिन जो होते हैं मिश्र धातु के रूप में जो बन के जब मिलाया जाता है तो कांसा बनाया जाता है। वैसे ही लेड और टीन आपस में मिलकर क्या बनाता है, सोल्डर बनाता है। वैसे अमलगम में मरकरी, पारद एवं अन्य तत्व मिलाकर क्या बनाते हैं, अमलगम बनाते हैं। तो बच्चों ये तो थी हमारी मिश्र धातुएं बच्चों। तो बच्चों ये चैप्टर होता है पूरा, तो सभी बच्चों ने इस चैप्टर को अच्छे से बच्चों देखना है और पूरे चैप्टर को समझना है बच्चों। ठीक, यहाँ पे आपका सेकंड चैप्टर ख़त्म होता है, बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो पर हम लेके आएंगे।